हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार सीरीज़, खूनी खानदान सीरीज़ सुपर कमांडो ध्रुव की, जिसकी पहली कॉमिक्स आती है खूनी खानदान। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह महाधमाका खूनी खानदान सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक। ये देख सकते हैं कॉर्पस्ट, एक ग्रीन कार्ड मुफ्त। इसमें ध्रुव के फैमिली का इतिहास है। नागराज ध्रुव, डबल एक्शन ईयर्स 1997। जब अतीत की आंधी चलती है तो जिंदगियां की किताब के पन्ने खुल जाते हैं जिनको इंसान शायद पहले कभी ना पढ़ा होता, ना ही पढ़ना चाहता है। आज ध्रुव के सामने ही एक ऐसी थी, मुंह खोलकर खड़े हो गई थी। एक ऐसा रहस्य ध्रुव के कानों में शीशा खोल रहा है जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाला है। यह बात एकदम सही है ध्रुव। तुम्हारे पिता श्याम का असली नाम रघुवंशी था। वह आज से लगभग 25 साल पहले फ्रांस के एक शहर लियोन से फरार हो गया था। और इंटरपोल की फाइलों के अनुसार रघुवंशी की आज भी एक सनसनीखेज हत्या के जुर्म में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को तलाश है। और आज तुम पर भी एक हत्या का आरोप है। समझ में नहीं आता किसको सच मानूं और किसको झूठ। मुझ पर हत्या का आरोप लूका ने लगाया पापा, जो खुद एक हत्यारा है और डीएनए टेस्ट के जरिए मुझको अपना भाई बता रहा है। लेकिन ना तो मेरे पिता हत्यारे हो सकते हैं और ना ही मैं कोई हत्या कर सकता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पर मेरा खानदान नहीं हो सकता एक खूनी खानदान। राजनगर एक ऐसा महानगर जिसके जड़ों में अपना फन फैलाया रहता है अपराध का काला नाग। लेकिन यह नाग अपना फन बहुत सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि सब जानते हैं यह फन उठाते ही कुचल जाएगा और उसको कुचलने वाला पैर होगा सुपर कमांडो ध्रुव का, राजनगर के उस रखवाले का जिसने आज तक अपराध का यह नाग लाख चाहने पर भी डस नहीं पाया। इसलिए राजनगर में जो भी अपराध का प्लान बनाया जाता है वह सिर्फ एक ही शख्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, सुपर कमांडो ध्रुव। उस दुष्ट का ध्यान बटाने का यह फर्स्ट क्लास रास्ता है। हम टंकी में टाइम बॉम्ब फिट कर देते हैं। हम इस टंकी में टाइम बम फिट कर देते हैं। बम फटेगा यानी नियाग्रा फॉल की स्पीड से नीचे झुग्गियों में गिरेगा। इस तबाही की पाकर सुपर कमांडो ध्रुव इधर भागेगा और इधर हमारी टीम नंबर 2 हज़ारा लाल ज्वेलर्स के स्टील शटर से बम उड़ाकर करोड़ों रुपए के गहने और रत्न ले उड़ेंगे। टेक 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 हफ। अबे ध्यान ही बटाना था। हफ तो टंकी में नीचे बम लगाता है, इतनी ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी। नीचे बम लगाने से पूरी टंकी गिर जाती, कई नीचे कई झुग्गी वाले दबकर मर जाते। हम सिर्फ ध्यान बटाना चाहते हैं, खाम खा जाने लेकर मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। ठीक तो है, काम तो हो गया ना। अब जल्दी से नीचे उतर ले बंसी, वरना बम 5 मिनट में ही फट। अबे टिंकू, बंसी बचा बचा ले, हमें बचा ले। टिक टॉक टिक टॉक। यह तो टीम नंबर 2 वालों की आवाज़ है, पर ये यहाँ कैसे टंकी में से आवाज़ आ रही है? चढ़कर देखना होगा। ऊपर चढ़कर झांकते ही दोनों के होश फाख्ता हो गए। अरे टीम नंबर 2 वाले तो टंकी में गोता लगा रहे हैं, पर ये यहाँ कैसे पहुँचे? ये तो मना कर रहे थे, मैं ज़बरदस्ती उठा कर ले आया। सुपर कमांडो ध्रुव, ये यहाँ जब स्कीमें बनाया करो तो ऊपर देख लिया करो कहीं कोई चिड़िया तो नहीं उड़ रही है। ध्रुव पशु पक्षियों से बातें कर सकता है। लेके इनके पास वाला बम कहाँ है? तुम्हारे ऊपर आते ही वक्त शायद ध्यान नहीं दिया था। वह बम मैंने टंकी की सीढ़ियों पर लगा दिया था। अब वह कुछ सेकंड बाद ही वह बम फटेगा और नीचे जाने का रास्ता टूट जाएगा। पर घबराओ मत, यह टंकी नहीं टूटेगी, क्योंकि मैंने बम की कुछ विस्फोटक चढ़े निकाल कर इसकी तीव्रता कम कर दी है। बड़ाम पर हमारे लगाए बम फटने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है। नीचे उतर कर बम हटाना होगा, तब तो मैं तुमको ये बम नहीं फेंकने दूंगा। जरा इस टंकी के साथ साथ तुमको ही पता चल जाए कि धमाके से जब चीथड़े उड़ते हैं तो कैसा लगता है। धड़ाक। बम फेंक दो, फट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। छपाक। बहुत डर लगता है मरने से। तब यह डर कहाँ था जब तू टंकी को उड़ाकर पानी में से गरीबों का घर तबाह करने जा रहा था। माफ़ कर दे भाई, माफ़ कर दे। इसलिए मैं खुद टंकी में कूद गया। अब तो बम फेंक दे, अपने अपने साथ साथ सबको मरवाएगा तू। लो बम मैं तुमको ही देता हूँ। ई मार डाला रे, मार डाला। चिल्ला मत, अभी अब नहीं फटेगा। पानी में भीग कर इसके सर्किट ख़राब होकर बंद हो जाएंगे। अब तुम लोग पानी में गोता खाओ, तब तक पुलिस आकर तुमको निकाल लेंगे। जब ध्रुव स्टार लाइन की मदद से नीचे उतरा तो नीचे धमाके की आवाज़ सुनकर झुग्गी वालों की भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी। ध्रुव भैया की जय होए। आज तो ध्रुव भैया ने हम गरीबन की झोंपड़ियों को
और बच्चन लोगों को बचाकर बड़ा उपकार किया है। आप लोग सचमुच मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जय जयकार के लायक हो। तो ध्रुव जी, आप मुझसे मुझे मुझे हाँ कहिए, कौन है आप? मुझसे क्या चाहती हैं? मैं कैसे कहूँ? आप इतने बड़े आदमी और मैं झुग्गियों की एक मामूली, सब बेकार बातें हैं। आप अपने आप को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। आप कहिए, आपका काम मैं हर कीमत पे पूरा करूँगा। सच? मैं वैशाली हूँ, कुछ महीने से गांव से राजनगर से आई हूँ। यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ ताकि मैं इन झुग्गी वालों के अधिकारों के लिए प्रशासन से लड़ सकूँ। वैसे मैंने भी यहाँ हुई घटना को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखूँगी। इसलिए अगर आप मुझे इंटरव्यू देते हैं तो दें। तो मैं समझ गया वैशाली, मेरे इंटरव्यू से तुम्हारे आर्टिकल की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी और कोई भी तुम्हारा समाचार पत्र तुम्हारे आर्टिकल को छापने को तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकें तो मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में जमने में काफ़ी आसानी हो सकती है। ठीक है वैशाली, मैं तुमको ऐसा इंटरव्यू दूंगा जैसा मैंने आज तक नहीं दिया, शायद किसी को भी नहीं दिया होगा। तुम्हारे ज़रिए दुनिया को मैं ध्रुव की कहानी सुनाऊंगा, जो शुरू होगी मेरे जन्म स्थान जुपिटर सर्कस से। पर मेरी एक शर्त माननी होगी तुम्हें। दोस्तों, जुपिटर सर्कस का जिक्र हम सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स में कर चुके हैं। नहीं पढ़ी है तो ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़िए। शर्त? कैसी शर्त? वह ये है कि तुम मुझे तुम बुलाओगी, आप कहकर शर्मिंदा नहीं करोगी। हाँ हाँ, मुझे आपकी तुम्हारी शर्त मंजूर है। इधर ध्रुव जुपिटर सर्कस की यादों को खरीदने जा रहा था और वहाँ से दूर फ्रांस के एक शहर लियोन के पार्क में जुपिटर सर्कस का जिक्र छेड़ने जा रहा था। वह आ रही है काकातुआ और दूसरी तरफ उसका पार्टनर भी आ रहा है। अब इनके बीच जो बातें होंगी वह सुनने से हमारा कुछ भला ज़रूर होगा। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मार्सेल, हम तो शहर के बाहर बनी तुम्हारी एस्टेट में भी मिल सकते थे। नहीं, पुलिस का शक हम पर बढ़ता ही जा रहा है। अब उन एस्टेट की निगरानी करनी भी शुरू कर दी है। सात्रे, हम नहीं चाहते कि अभी यह राज खुले कि हमारा तुम्हारा आपस में कोई संबंध है। संबंध तो है ही, आखिर हम तुम बिजनेस पार्टनर हैं। मार्सेल को पूरा यकीन था कि इस स्थान पर पुलिस की उन पर निगरानी रख सकती है। उसका ख्याल सही था और गलत भी। गलत इसलिए क्योंकि उनकी निगरानी तो हो रही थी, और सही इसलिए क्योंकि उनकी निगरानी करने वाला कोई पुलिस वाला नहीं था। जा काकातुआ, सुन की क्या बातें कर रहे हैं, फिर आकर मुझे बता। हाँ हाँ, तुमको तो बिजनेस पार्टनर तो होना ही था। हमारा काम दुनिया भर की डिफेंस रिसर्च लैबों से नई नई तकनीक को चुरा कर डेवलप करना है, और हमारा काम उस तकनीक से बने नए विध्वंसक हथियारों को चोरी छुपे पूरी दुनिया में बेचना है। काम की बात करो मार्सेल, जो मैं जानता हूँ उसे दोहराकर मेरा समय मत खराब करो। तो सुनो, जिक्सा ने तय किया है कि हम इस पूरी संपत्ति को बेचकर किसी और देश में अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पुलिस की दबाव की वजह से यहाँ काम करना संभव नहीं है। तो फिर बेच दो तुम लोग, जहाँ रहोगे मैं वहीं से अपना बिजनेस चला लूँगा। इतना आसान नहीं है। वह मेरा बूढ़ा ससुर जो इस समय लकवे से अबाइज पड़ा है, लकवा मारने से पहले वसीयत लिख चुका था। उसके अनुसार अब तक मेरा देवर रघुवंशी भी सेल डीड यानी बिक्री के कागज़ पर दस्तखत ना कर दे तब तक ये प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती। लेकिन रघुवंशी तो 25 साल पहले ही फरार हो चुका है। पुलिस को तो अभी भी उसकी तलाश है। तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हारे ही आदमी ने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन वह सिर्फ घायल होकर रह गया। गोली तो सिर में लगी थी उसके, लेकिन फिर भी न जाने कैसे गायब हो गया वह, वरना पुलिस को उसकी लाश ही मिलती। खैर छोड़ो, इतने सालों की मेहनत के बाद हमने उसको तलाश कर ही लिया। वह अब से कुछ साल पहले तक जुपिटर सर्कस में श्याम के नाम से काम कर रहा था। कुछ साल पहले तक तो अब कहाँ है? ऊपर, वहीं जहाँ हम उसे भेजना चाहते थे। तो फिर अब समस्या क्या है? समस्या बहुत टेढ़ी है सात्रे। कोर्ट में यह साबित करने के लिए कि श्याम मर चुका है, मुझे भारत में उसके मरने की पूरी रिपोर्ट मांगनी होगी, और उस रिपोर्ट में यह भी लिखा होगा कि श्याम के एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है। ओह, यानी जब तक वह ध्रुव साइन ना करे तब तक तुम्हारी जायदाद नहीं बिक सकती। जल्दी समझ जाते हो सारी बात। पर अब सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह ध्रुव 2-4 लाख डॉलर देकर दस्तखत कर दे, और या फिर यह बात खुलने से पहले ही उसको भी वहीं भेज दिया जाए जहाँ उसका पहले बाप पहुँच चुका है। मैंने कहा ना, तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। तो पहले दूसरा रास्ता अपनाते हैं। मार्सेल, मुझे रोगों को रास्ते से हटाने में महारत हासिल है। वैसे तो एक घटिया इंडियन को मारने से ज़्यादा मुश्किल एक फ्रांसीसी चूहे को पकड़ना है, लेकिन फिर भी काम पक्का करने के लिए मैं बुल्साई और बीएड को भेज दूंगा। मेरा बेटा लूका भी उनके साथ जाएगा और टीम का लीडर भी वही रहेगा। तुमको मेरे आदमी पर भरोसा नहीं है? क्यों? तुम्हारे आदमी एक बार बाप को मारने में चूक चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वही कहानी बेटे के साथ भी दोहराई जाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी यह तुम्हारा काम नहीं, मेरा है। तुम लूका को भेजने की तैयारी करो, मैं अपने आदमियों को भेजने की तैयारी करता हूँ। मार्सेल और सात्रे के अपने अपने रास्तों पर जाते ही काकातुआ अपने मालिक के पास जहाँ पता। टाएँ जैकी, गड़बड़ गड़बड़ टाएँ।
यहाँ ये लोग राजनगर जा रहे हैं, ध्रुव को मारने। टाएँ ध्रुव को मारने क्यों? पूरी बात बता काका। काका तो हुआ जैकी को पूरी बात पता चला गया और जैकी के दिमाग में धमाके होने लगे। चल समय बिल्कुल नहीं है काका, हमको तुरंत राजनगर के लिए रवाना होना पड़ेगा। इधर एक कुटिल योजनाओं के ताने बानों की वो बड़ी चतुराई से बुना जा रहा था और वहाँ से दूर जिसके लिए जाल बिछा रहा था वह खुद अपनी अतीत की परछाइयों में घिरा हुआ था। श्याम और राधा। क्या बात है मम्मी, भैया आज इतना चुप चुप उदास क्यों है? आज तो मेरे उसको छेड़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही। आज क्या हो गया उसे? आज का दिन तू नहीं जानती श्वेता, क्योंकि आज से पहले हर साल इस समय तो स्कूल होती थी, इसीलिए तूने ध्रुव का यह रूप कभी नहीं देखा। लेकिन आज है क्या? आज ध्रुव के माता पिता की बरसी है बेटा। आज के दिन जुपिटर सर्कस आग की लपटों में स्वाहा हो गया था, साथ ही साथ भस्म हो गया था ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। ध्रुव तो अपने माता पिता का क्रियाक्रम भी नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पर मरे हुओं को पहचान कर पाना असंभव था। ओहो, तो ये है भैया के दुख का कारण। तब तो मैं, तुम और पापा हम सब अपने काम में फेल हो गए मम्मी। हमारा प्यार भैया को उसका दुख भुला नहीं सका। अगर मैं अपनी जान देकर ही भैया को दुख दूर पाती तो जान दे देती। श्वेता खबरदार, जो आइंदा तूने ऐसी बात कभी सोची भी तो। भाई तो बहनों पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, बहनों की आड़ में छुपकर अपनी जान बचाते नहीं। तो फिर तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम अपना दुख भूल सको? अगर तुम नहीं हंसोगे तो मैं कैसे हंस सकती हूँ? तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पगली। अरे इस घर में तो मुझे वह मिला है जो स्वर्ग, इंद्र के स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। भगवान ने एक हाथ से मेरी खुशियाँ छीनी तो दो हाथों से वापस कर दी, पर उन यादों क्या करूँ जो अनचाही दिलो दिमाग में घुसती चली जाती हैं। श्वेता तो बच्ची है, ध्रुव दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करती है और दिमाग का कम। लेकिन मैंने और पापा ने तुमको हमेशा ये सिखाया कि अपने माता पिता को कभी मत भूलना। यही उनके प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर जब भी उनको याद करो तो गर्व के साथ, उदास होकर नहीं। गलती हो गई मम्मी, कान पकड़ता हूँ। हाँ, मम्मियाँ तो होती हैं माफ़ी देने के लिए, और बेटे ही होते हैं परेशान करने के लिए। बोलो सुबह सबको क्यों परेशान कर रखा है? आओ। अच्छा बाबा, आज तुम उसको पीट लेना, पर बाद में अभी किसी का फ़ोन आ रहा है। रिंग 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 रिंग। उस घंटी से ध्रुव की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान उठने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, एक तूफान उठने की। हेलो ध्रुव यार। ओहो ध्रुव, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। चांस की बात देखो कि फ़ोन तुमने उठाया, तुम्हारी बहन, माँ या पिता ने नहीं। ओह, यानी आपको मेरे परिवार के बारे में पूरी जानकारी है। कौन है आप? यह तो समझने समझाने वाली बात है, जो फ़ोन पर समझानी ज़रा मुश्किल है। फ़िलहाल तो मैं पेरिस से आया हूँ, काफ़ी खोजबीन के बाद तुम्हारा पता ढूंढा है। मैं यहाँ पर तुम्हारे पिता रघुवंशी से मिलने आया था। हम दोनों पेरिस में साथ ही थे। यहाँ आकर पता चला कि वह नहीं रहा, इसलिए तुमसे मिलकर उसकी मौत का अफसोस जाहिर करना चाहता हूँ। आपने या तो गलत नंबर मिलाया है या फिर नशा किया हुआ है, क्योंकि मेरे पिता का नाम रघुवंशी नहीं था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ भारत से बाहर कभी गए नहीं थे। तुम जो कुछ जानते हो वह तुम्हारे पैदा होने के बाद की बात है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तुम जिसको श्याम के नाम से जानते हो उसका नाम रघुवंशी था, और आज से 25 साल पहले वो फ्रांस से फरार हो गया था। वो पर क्यों? सारी बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती बच्चे, आकर मिलो तो आराम से बातें होंगी। मैं बताता हूँ तुमको कहाँ आना है, पर अकेले आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप के बारे में कोई और भी जाने और तुम्हारा सिर शर्म से नीचा हो जाए। और अब सुनो, तुमको कब और कहाँ आना है। इधर शिकारी शिकार करने के लिए तैयार हो रहा था, और पास में शिकारी का शिकार करने की तैयारी हुई थी। शाबाश काका, हम सही समय पर राजनगर पहुंच गए, और तेरी इन षड्यंत्रकारियों को ढूंढने की मेहनत भी सफल हो गई। लेकिन अब जरा मामला टेढ़ा हो गया है। यह गंजा जो फ़ोन कर रहा है था वह जरूर लुका ही होगा, क्योंकि बाकी दोनों आदमियों को तो हम लियोन में देख चुके हैं, और यह फ़ोन भी ध्रुव को ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर किसी का फ़ोन करेगा। मेरी छठी इंद्रिय ये कह रही है कि इसको किंग की ज़रूरत पड़ सकती है हमको। तुम इन पर नज़र रखो, मैं किंग को लेकर आता हूँ। उधर ध्रुव के दिमाग में विचारों की आंधियाँ चल रही थी। क्या हुआ ध्रुव, किसका फ़ोन था? कौन था जो तुम्हारे पिता का नाम रघुवंशी बता रहा था? यह तो मुझे भी पता करना होगा मम्मी। मुझे आभास हो रहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन मैं कुछ होने से पहले ही इनको बेनकाब कर दूंगा। ध्रुव के लिए अगला स्टॉप था कमांडो हेडक्वार्टर्स का, फोर्स का हेडक्वार्टर। वेलकम कैप्टन, भाई मान गए। तुम में तो है ही। आज पता चला तुम्हारे पुतले में भी काफ़ी दम है। यूज़ मी। यानी सारे शहर में तुम्हारे आदम का कटआउट लगे हैं, मगर चुप 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 कूड़ों के डब्बों के साथ। पर गंदगी ना फैलाने की तुम्हारी अपील को राजनगर वालों ने काफ़ी सीरियसली लिया है। चाहे कितना दूर चलना पड़े, पर सभी लोग कूड़ा डिब्बे में ही डाल रहे हैं। चलो, कम से कम राजनगर वालों ने मेरी इतनी इज्जत तो रख ली रेणु। अच्छा करीम, तुम्हारे लिए एक काम है, ज़रा अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक करना कि उसमें रघुवंशी नाम का कोई अपराधी है या नहीं। पुराने रिकॉर्डों को ही चेक करना, कम से कम 15 साल पुराने। और अगर अपने रिकॉर्ड में न मिले तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की फ़ाइल चेक करना।
पीटर, तुम्हें क्या लिया है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट, कमांडो ऑफ एडवर्ड्स के मिले जुले प्रयासों का नतीजा। आखिर ये है क्या? ओह, बेल्ट, काफ़ी खूबसूरत बेल्ट है। दोस्तों, इस कॉमिक्स में ध्रुव की बेल्ट को बदला गया था। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफ़ी काम की भी है ये बेल्ट। इसमें चमड़ों की तरह तह के बीच लचकदार फाइबर ग्लास की लाइनिंग है। तुम्हारी पुरानी बेल्ट सिर्फ स्टार ब्लेड और स्टार लाइन रखते हैं की जगह, और वह भी थोड़ी सी, जबकि इस बेल्ट में 12 से भी ज़्यादा पाउच हैं, और वह भी एयर टाइट और वाटरप्रूफ। इसमें तुम्हारे स्टार ब्लेड और स्टार लाइन के साथ और भी कई ऐसी चीज़ें रखी हैं जो वक्त आने पर तुम्हारे काम आ सकती हैं। इसमें नर्व गैस कैप्सूलों के साथ साथ डॉट सिग्नल फ्लेयर, फ्लैश बम और कुछ जीवन दायिनियाँ दवाइयाँ भी हैं। यहाँ तक कि इसमें फर्स्ट एड का सामान भी है। वंडरफुल! तुम लोगों ने इस गिफ्ट से मेरी ताकत और एहसास को 100 गुना बढ़ा दिया है, और मुझे आभास हो रहा है कि यह बैट जल्दी ही मेरे काम आने वाली है। अब समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा जहाँ मुझे उस रहस्यमय फ़ोन करने वाले ने बुलाया था। राजनगर के नवीनतम टूरिस्ट आकर्षण आर्टिफिशियल वाटरफॉल पर बुलाने वाले ने ऐसी जगह क्यों चुनी है? इस वक्त तो यह एक जगह एकदम सुनसान होगी, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद इस वाटरफॉल को दर्शकों के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी वह व्यक्ति जो भी है मुझसे एकदम अकेले में बात करना चाहता है, पता नहीं मेरी भलाई के लिए या मेरी बुराई के लिए। कीप योर सिटी क्लीन। वेलकम ध्रुव, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे और अकेले आओगे, और मैं आ गया हूँ। अब बताइए आप कौन है और मेरे पिता और मेरे वंश पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? तुम्हारे वंश पर कीचड़ उछालने हैं तो अपने आप पर कीचड़ उछाल जाना है। पर क्या करूँ, सच्चाई तो सच्चाई है, और सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि ध्रुव कोई बात सुने। लू का नकाब पहनकर ध्रुव को बातों में उलझा रहा है ताकि उस पर पीछे से वार किया जा सके। शायद वह यह भी जानता है कि ध्रुव पर वार कर पाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं इसके प्लान को सफल नहीं हो दूंगा। किंग, अपना काम शुरू कर दो। और अगले पल, अरे ऊपर से चट्टान लुढ़क रही है, यानी ऊपर कोई और भी है। मतलब धोखा, ध्रुव किसी को साथ लेकर आया। शायद हमारे इरादों का आभास हो गया था। बुल्सआई, आ जाओ। ओह, यानी इतनी मेहनत मुझे मारने के लिए की गई है? लेकिन मुझे मार पाना तुम जैसों के बस की बात नहीं है मिस्टर नकाबपोश। लेकिन ऊपर से पत्थर कौन लुढ़का रहा है? मेरे साथ तो कोई नहीं आया। यह बुल्सआई है ध्रुव, मामूली भाड़े का हत्यारा नहीं है। इसमें एक पूरी बटालियन का मुकाबला करने की शक्ति है। इसकी एक आंख की जगह इंफ्रारेड रेड टेलीस्कोप फिट है, दूसरी आंख की जगह मिनी राइफल, और एक टेलीस्कोप आई इसके पीछे भी लगी है ताकि एक ही समय में हर तरफ नज़र रख सके। और इतना तो तुम समझते हो गए कि हाथ का निशाना तो एक बार चूक सकता है, पर आँख का निशाना कभी नहीं चूकता। हेवान, ये तो सच में बहुत खतरनाक हथियारों से लैंस है। कड़ूम, मेरा आदेश याद रखना बुल। निशाना इस पर नहीं, इसके आसपास लाओ। इसको जलप्रपात में धकेलने की कोशिश करो। हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मौत एक हादसा लगे, हत्या नहीं। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव लुका की चाल को भाग पाता, उसके पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म चकनाचूर होने लगा। कड़ाक! लेकिन गिरते ध्रुव के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। स्टार लाइन बेल्ट से निकलकर उसके हाथ में आ चुकी थी, और एक जोरदार झटके से स्टार लाइन चट्टानों की तरफ उछल गई, और अगले पल ध्रुव का नीचे गिरता बदन हवा में रुक गया। कमाल का लड़का है, सामने दिखती मौत को भी टाल दिया, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। मेरी अगली गोली इस रस्सी के ही चीथड़े उड़ा देगी। लेकिन इससे पहले कि बुल्सआई अपनी आंख दबा पाता, उसके होश आवाज़ गुम हो गए। धाक! और साथ ही साथ लूका के भी। यह गोरिल्ला कहाँ से आ गया? क्या ध्रुव इसी को लेकर आया था? गर्र! नहीं लूका, इसको मैं लेकर आया हूँ तुम्हारा खेल ख़त्म करने के लिए। लूका, तुम मुझे कैसे जानते हो? ओह, याद आया, मैं तुमको फ्रांस में देखा था अपनी स्टेट के आसपास चक्कर काटते हुए, और तुम यहाँ तक भी पहुँच गए। यानी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पर क्यों? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। लेकिन तुम ध्रुव को नुकसान पहुंचाना चाहते हो ना? तुम ध्रुव को ख़त्म करने का इरादा छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा लूका। ओह, यानी तुम हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर तुम समझते हो गोरिल्ला मुझे रोक सकता है तो तुम्हारी भूल है। देखो ये कैप्सूल, इसमें हाई पावर एस्ट्रॉयड मुझे तुरंत सुपर पावर दे सकता है, और तब मेरी शक्ति इस गोरिल्ले के बराबर हो जाएगी। तड़ाक! तब तो मुझे भी इस लड़ाई में कूदना। टाएँ टाएँ, जैकी ध्रुव लोगों ऊपर आ चुका है। ओह, तब तो यहाँ रुकना ठीक नहीं। अभी मैं उसके सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर मैं इसके सामने पड़ गया तो मुझे अपना रहस्य खोलना पड़ सकता है, और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ध्रुव को ऊपर पहुँच के जैकी चट्टानों से गायब हो चुका था। यह क्या है? गोरिल्ला कहाँ से आ गया? खैर जो भी हो, यह मेरी मदद कर रहा है। लेकिन अब बुल्सआई कहाँ चला गया? मैं इधर हूँ बच्चे। उस गोरिल्ले ने मुझ पर अचानक हमला करके मुझे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया था, लेकिन अब मैं तुझे परलोक पहुँचाने के लिए होश में आ गया हूँ। ओहो,
इस गोरिल्ले को नकाब पोस्ट की बजाय बुलसाई पर हमला करना चाहिए था, क्योंकि वह ज़्यादा खतरनाक है। खैर, अब मुझे तुरंत ही इसे काबू पाने का कोई तरीका सोचना होगा। ओहो, तू उछल उछल कर मेरी कीमती गोलियों को बर्बाद कर रहा है। अब मुझे परिस्थिति को अपनी शक्तियों के अनुसार बदलना होगा। इन रोशनी उगलती सर्च लाइटों को तोड़कर, क्योंकि तू अंधेरे में तब मुझे नहीं देख पाएगा। तड़ाक छनाक। लेकिन मैं अपनी इंफ्रारेड नाइट विजन की मदद से तुझे अंधेरे में भी देख सकूँगा। तब देखूंगा कि तू बचकर कहाँ जाएगा। इधर लूका और किंग अंधेरे में ही घमासानी तो चल रहा था और दोनों को ही थकान के कगार पर ले जा रहा था। धड़ाक धाड़। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी उस जान को बचाने की कोशिश कर रहा था जो किसी वक्त परलोक के लिए रवाना हो सकती थी। वह दिक्कत यह है कि इसकी पोजीशन मुझे तभी मालूम हो पा रही है जब ये मुझ पर वार करता है, और उस वक्त मैं बचने में व्यस्त रहता हूँ। लेकिन यह मुझको नाइट विजन की मदद से लगातार देख रहा है। मुझे इसका ध्यान बटाना होगा ताकि मुझे इस पर वार करने का मौका मिल सके। उसका ध्यान बटाने का एक शॉर्ट आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। अगले पल ध्रुव का शरीर एक तरफ लपक कर अंधेरे में गायब हो गया। अरे कहाँ गायब हो गया वो लड़का? भाग गया क्या? पर मुझे तो बताया गया था कि ध्रुव कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। नहीं, मैं भागा नहीं है, वह यहीं कहीं छिपा है। बुल्सआई की नाइट विजन अगले 1 मिनट तक ध्रुव को अंधेरे में तलाश करती रही और उसका जुटे रहना आखिरकार सफल हो गया। मैं इधर हूँ, सांड की आँख, वो रहा। अगले ही पल एक गोली ने ध्रुव के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। अब इसकी मौत, हादसा लगे या न लगे, मैं तो इसे मार ही दूंगा। और इससे अगले ही पल बुल्सआई की एक आँख पत्थर की बलि चढ़ गई। ताड़। ओहो, मेरी एटॉमिक राइफल आई। किसने की मुझे बात करने की जरूरत? तुम ध्रुव? मैंने तो अभी मेरे आदम कटआउट को तोड़ा है जो तुमको सिर्फ एक आंख से देखने की वजह से 2 आयामी की बजाय 3 आयामी लग रहा था, जिसे मैं अभी नीचे से उठा कर लाया था। धाड़। तो तू समझ रहा है कि तूने मेरी राइफल आई को तोड़कर मुझे बेबस कर दिया है? लेकिन ये तेरी भूल है, क्योंकि मेरी टेलीस्कोप आई अंधेरे में देखने के साथ साथ तीव्र विकिरण भी छोड़ सकती है, और यह विकिरण तुझे 30 सेकंड के अंदर अंदर मार सकता है। मैं जानता हूँ तुम अभी आधे बेबस हुए हो, इसलिए मेरा तुमको पूरा बेबस करने का इरादा है। अब जिस नाइट विजन को तुम अभी ताकत समझ रहे हो वही तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि अभी फ्लैश बम फटेगा जो हल्की रोशनी में देख रहा तुम्हारी आंखों पर समान रूप से कई गुना ज़्यादा असर पड़ेगा। मेरी आंखें, इस चमक ने मुझे अंधा सा कर दिया है। फटाक। अब मैं तुम्हें अंधे के साथ साथ बेहोश भी कर दूंगा। तड़ाक। अब इसको अपने साथ ले जाकर आराम से पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उसको ले जाने के लिए मुझे मदद चाहिए। मुझे सिग्नल फेयर की मदद लेनी होगी, क्योंकि मुझे इस नई बेल्ट के में ट्रांसमीटर फिट नहीं हुआ है। इसको देखकर कोई ना कोई तो यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। वैसे भी गोरिल्ला और नकाबपोश सभी आपस में उलझे हुए हैं। इस लड़ाई का फैसला होने तक तो मुझे रुकना ही होगा। सिग्नल फेयर ने अंधेरे को फिर से रोशनी से भर दिया और ध्रुव नजर आया नीचे झांकता हुआ जैकी। अरे ऊपर कोई खड़ा है, यह कहीं इनका साथी तो नहीं है जो इन पर नज़र रखने को आया हो? अभी इसको पकड़कर सच्चाई का पता लगाता हूँ। ध्रुव ऊपर की तरफ लपका, लेकिन उसके ऊपर तक पहुँचने से पहले ही जैकी और काकातुआ दोनों गायब हो चुके थे। अरे वह हेडकोटधारी कहाँ गायब हो गया? इतनी जल्दी चट्टानों पर से कूदकर भाग जाने का मतलब काम तो कोई कुशल कलाबाजी कर सकता है। शायद वह भागा नहीं है, यहीं का छिपा है। मुझे सिग्नल फेयर की चमक खत्म होने से पहले ही उसको ढूंढ निकालना होगा। ध्रुव कुछ देर चट्टानों के बीच जैकी की तलाश करता रहा, लेकिन वह यहाँ पर नहीं है। समय नष्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नीचे जाकर गोरिल्ले की मदद करनी चाहिए। लेकिन नीचे पहुंचकर ध्रुव एक बार फिर चकित हो गया। और अरे यहाँ पर तो घायल गोरिल्ले के अलावा कोई नहीं है, यानी उस नकाबपोश ने गोरिल्ले को पछाड़ दिया, उसके बाद बुल्सआई को भी लाद कर ले गया। कमाल की शक्ति रही होगी उसमें। पर वह था कौन और मुझे क्यों मारना चाहता था? और वह हेडधारी कौन था, दुश्मन या दोस्त? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इस गोरिल्ले को लेकर वही आया होगा। और न जाने क्यों यह गोरिल्ला ही मुझे कुछ पहचाना सा लग रहा है। कहानी कुछ उलझती हुई सी लग रही है। एक तरफ मारने वाले हैं, एक तरफ शायद बचाने वाला, और दोनों के बारे में मैं नहीं जानता। थोड़ी देर बाद सुनसान भीड़ में जमा हो गई। लगता है जैसे किसी ट्रक से टक्कर हुई है। ध्रुव, इसने जानवरों के नहीं आदमियों के अस्पताल में भेजना होगा। किंग के जाने के बाद यहाँ के दोनों चौकीदारों को हमने ढूंढ निकाला है। ध्रुव, दोनों ही नीचे बने गार्ड्स रूम में बंधे पड़े थे। लेकिन ये दोनों कौन थे? तुमको यहाँ बुलाकर मारना क्यों चाहते थे? कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर, क्योंकि ना तो मैं उनको पकड़ पाया, ना ही उनकी सूरतें देख पाया। खैर, रिपोर्ट तो मैं दर्ज कर लूँगा। तुम अभी आकर आवश्यक खाना पूरी कर देना। ठीक है इंस्पेक्टर, एंड थैंक यू। वापस लौटते समय ध्रुव के दिमाग में विचारों की आंधियाँ चल रही थी।
वे दोनों शक्ल और बोली के लहजे से विदेशी लग रहे थे। क्या सचमुच इनकी बात में कोई सच्चाई है? मेरे स्वर्गीय पिता श्याम ने कभी भी मुझसे अपनी पिछली ज़िंदगी का जिक्र नहीं किया और ना ही मैंने कभी इस बात पर गौर किया। अब जुपिटर सर्कस का कोई कलाकार जीवित भी तो नहीं बचा है जिससे मैं इस बात को पूछ सकूं। प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स में जुपिटर में आग लगी थी जिसमें सब मर गए थे, लेकिन इसमें ध्रुव को लगता है कि सब मर गए थे, लेकिन शायद सब नहीं मरे थे। अब मेरी एकमात्र उम्मीद करीम बचा है, शायद वही इसे गुत्थी को सुलझा सके। कमांडो हेडक्वार्टर जाकर देखता हूँ। और फिर कुछ बात बनी करीम? हाँ कैप्टन, अभी अभी 25 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की फाइल में इन्फॉर्मेशन मिली है। देखो ये रही रघुवंशी की फ़ोटो। ध्रुव ने फ़ोटो पर नज़र डाली और सीने के पिंजरे की सलाखों से उसका दिल धार धार टकराने लगा। यह फ़ोटो हालांकि काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, फिर भी यह तो पिताजी की फ़ोटो है, या फिर उनके किसी जुड़वा हमशक्ल की। बैकग्राउंड में दिख रही एफिल टावर भी ये साबित करेगी कि ये फ़ोटो पेरिस में ही खींची गई है। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि यह फ़ोटो मेरे पिता श्याम की है, उनके किसी हमशक्ल की नहीं? कि सोच में पड़ गए कैप्टन, किसकी फ़ोटो है ये? हम कोई खास नहीं। इसकी क्राइम फाइल कहाँ है? नो फाइल कैप्टन, ये इंटरपोल की सूचना है। इसके साथ सिर्फ कुछ पहचान चिन्ह है और कुछ नहीं। हाँ इतना ज़रूर पता है कि रघुवंशी पर एक नृशंस हत्या का आरोप है। विस्तृत जानकारी मांगने के लिए तुमको अपने पापा कमिश्नर राजन के पास जाना पड़ेगा। उनके लिखित अनुरोध के बगैर इंटरपोल और कोई जानकारी नहीं देगा। ध्रुव के लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही थी, क्योंकि पापा से जानकारी मांगने के लिए कहूँ तो कैसे? क्योंकि पापा ज़रूर पूछेंगे कि मुझे ये जानकारी क्यों चाहिए, कौन है रघुवंशी, और फिर मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा। यह जानने के लिए कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। और कि श्याम और रघुवंशी दो अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम। ध्रुव ना चाहते हुए एक जाल में जकड़ा जा रहा था। ध्रुव, पापा आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाल चौक थाने के इंस्पेक्टर ने बताया था कि तुम्हारी तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। आर्टिफिशियल वाटरफॉल में कुछ लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, और तुम्हारी मम्मी मुझे बताई थी कि सुबह किसी का फ़ोन आया था जो तुम्हारे पिता का नाम श्याम नहीं कुछ और बता रहा था। शायद उसी ने तुमको जलप्रपात पर बुलाया था। हाँ पापा, लेकिन मामला सुलझने की बजाय और उछल रहा है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। किस सच और झूठ की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं पापा, यूँ ही। गुड नाइट पापा। राजन मेहरा की भवें सिकुड़कर ध्रुव को उनके सवालों को चली गई। ध्रुव उनके सवालों को बड़ी सफाई से टाल गया था। आज पहली बार ध्रुव ने राजन मेहरा से किसी बात को छिपाया था। उस रात ध्रुव की आंखों में तो नींद नहीं थी, लेकिन राजनगर में किसी और स्थान पर भी कई और आंखें भी जाग रही थीं। आज रात ध्रुव खत्म हो जाता और हमारा काम पूरा हो जाता, लेकिन उस जले चेहरे वाले ने हमारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन वह था कौन? लूका गोरिल्ला साथ में लेकर कम से कम आदमी तो नहीं घूमते? और फिर इस मामले से उसका क्या संबंध है, यह तो मुझे भी नहीं पता बियर्ड। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस आदमी की वजह से मैं ध्रुव को नहीं मार सका, और उस गोरिल्ले से हुई लड़ाई से अगर मैं बुरी तरह थकना गया होता तो बुलसाई को लाद कर लाने की बजाय मैं ध्रुव को दो टुकड़ों में चीर रहा होता। तब तो वह आदमी शायद हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले उस जले चेहरे को ख़त्म करो, कहीं यह ध्रुव को सब कुछ बताना दे। इस ख्याल से पहले मुझे भी डर लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि न जाने क्यों वह आदमी खुद भी ध्रुव के सामने नहीं आना चाहता। तब तो काम बन गया। उसका गोरिल्ले सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका गोरिल्ला, वह उस गोरिल्ले को देखने वहाँ ज़रूर आएगा, वहीं पर उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, तब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम ध्रुव को मारने का कार्यक्रम स्थगित करते हैं। खतरा ध्रुव के सिर से हटकर कहीं और मंडराने लगा था। अगली सुबह मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरे पिता की शाम की ना तो उंगलियों के निशान है, ना ही कोई पहचान चिन्ह जिसकी मदद से मैं रघुवंशी के पहचान चिन्हों से उनका मिलान कर सकूं। भैया तुमसे कोई वैशाली नाम की लड़की मिलने आई है। वैशाली? वह रिपोर्टर? बैठाओ उसको। श्वेता, मैं भी आता हूँ कुछ देर बाद। कहो वैशाली कैसे आना हुआ? आप, मेरा मतलब तुम्हारा धन्यवाद अदा करना था। मेरा पानी की टंकी वाला आर्टिकल छप गया है। वेरी गुड, अब तुम्हारे रिपोर्टर बनने का रास्ता खुल गया। हाँ तुमको याद है कि तुम पर भी एक आर्टिकल लिख रही थी ताकि समाज और हर वक्त आदमी मेरी ज़िंदगी से प्रेरणा ले सके। पता नहीं लेगा या नहीं। ज़रूर लेगा। शुरुआत मैंने जुपिटर सर्कस की है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर कुछ जानकारी जुटाई है। पता नहीं इस चक्कर में कहाँ घूमी। मैंने सोचा कि जुपिटर सर्कस के कलाकारों को अगर मेडिकल प्रॉब्लम होती तो वे इस एरिया के डॉक्टर के पास ज़रूर आते होंगे। बस मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने शुरू किए। एक दांतों के डॉक्टर से पता चला कि एक बार श्याम नाम का एक कलाबाज अपने दांत दिखाने आया था। उसने मुझे श्याम तुम्हारे पिता के डेंटल प्रिंट यानी दांतों का छाप दी, पर उसमें मेरा
क्या काम बनता? फ़ोटो होती तो कुछ बात थी, मगर तुम्हारे पिता या जुपिटर की कोई फ़ोटो होती तो डेंटल प्रिंट। तुम्हारे पास वक्त ये प्रिंट है नहीं, है तो पर तुम उसका क्या करोगे? ये रहे वो प्रिंट। थैंक यू वैशाली, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तुमसे मैं बाद में मिलूँगा। कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हुए ध्रुव का दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। बड़ी किस्मत से सब उतार लगा है। जैसे किसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स का मिलान करके उसको ढूंढने का निकाला जा सकता है, वैसे ही डेंटल प्रिंट्स का मिलान करके भी उसको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के दांतों के निशान भी अलग अलग होते हैं। फिर आखिरकार बम फट ही गया जो इतनी देर से सुलग रहा था। क्या पता चला करीम? एकदम परफेक्ट मैच ध्रुव। किसके हैं दांतों के निशान और तुमको कहाँ से मिले? ध्रुव कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसके दिमाग में लगातार धमाके होते जा रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे पिता एक भगोड़े कातिल नहीं हो सकते। नहीं। कहाँ खो गए ध्रुव? तुम्हारे लिए फ़ोन है माला चौक से, थाने के इंस्पेक्टर का, सिटी हॉस्पिटल से। ध्रुव, मैं इंस्पेक्टर खत्री। उस गोरिल्ले की हालत में काफ़ी सुधार है, साथ ही हमको उसके बदन पर एक चिन्ह भी मिला है। चिन्ह? एक गोले के अंदर जे का चिन्ह बना हुआ है। गोले के अंदर जे का चिन्ह? यह तो जुपिटर निशान का वह सर्कस का वह निशान है जो हर जानवर पर लगा होता था। यानी वह गोरिल्ला जुपिटर सर्कस का जानवर है। तभी मैं सोचूं इतना पहचानवा क्यों लग रहा है? वह जरूर किंग होगा। हाँ खत्री साहब, मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगर कोई उस गोरिल्ले को देखने आए तो उसे रोक कर रखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जुपिटर सर्कस का नाम बार बार उभर कर मेरे सामने आ रहा है, लेकिन इस नई जानकारी से एक बात तो साफ हो गई कि एक तो उस गोरिल्ले को वाटरफॉल के साथ वाला जुपिटर कोई जुपिटर सर्कस का ही आदमी है, परंतु अगर वह हेड कोट धारी आदमी जुपिटर सर्कस का ही था, मुझे देखकर भागा क्यों? शायद अस्पताल में इससे मेरी दोबारा मुलाकात हो जाए। ध्रुव का अंधेरे का यह तीर निशाने पर लगा था। किंग इसी कमरे में है, मैं उसके सामने अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस रास्ते से अंदर जाकर उसकी हालत दिखाऊंगा। इससे पहले ही कोई मुझे देखे वापस भी चला जाऊंगा। लेकिन जैकी का यह ख्याल गलत था, क्योंकि उसकी तलाश करने वाले उसकी नज़रें उसे ढूंढ चुकी थी। बियर्ड, वह देखो, वहरा गोरिल्ले के कमरे की खिड़की से घुस रहा है। तो फिर इसको ऊपर ही जाकर दाब लेते हैं। सबसे पहले अस्पताल की सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। मेरी दाढ़ी बनी मक्खियाँ ये काम बड़ी आसानी से कर देंगी, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो कि इनके डंकों को ऐसे जहर में बुझाया गया है जिनकी ज़रा सी मात्रा इंसान को लकवाग्रस्त कर देती हैं, थोड़ी ज़्यादा मात्रा उनको ख़त्म कर सकती हैं। वैसे तो मैंने मधुमक्खियों के लिए ध्रुव पे हमला करने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन फ़िलहाल अगर कुछ मक्खियाँ इस अस्पताल में भगदड़ मचवा सकें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मधुमक्खियों के झुंड ने अस्पताल में सचमुच तहलका मचा दिया। और ऊपर किंग के कमरे में टाँ टाँ, जैकी, लूका आ रहा है मक्खियाँ लेकर तुमको मारने। ओह, मुझे मारना है? दोनों खिड़कियों से मक्खियाँ आ रही हैं, मैं खिड़कियों से बाहर नहीं जा सकता, दरवाजे से ही बाहर निकलना होगा। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही जैकी का सामना बियर्ड से हो गया। भाग रहा है तू? अब तू बियर्ड से बचकर भाग नहीं सकता। मेरी मधुमक्खियों के 10-12 जहरीले डंक तो तेरा काम तमाम कर देंगे। तेरा सारा शरीर ढका हुआ है बियर्ड, सिर्फ आंखों का रास्ता का हिस्सा खुला है, इसलिए तेरी मधुमक्खियों मेरा सारा शरीर ढका हुआ है, इसलिए तेरी मक्खियों के डंकों को मुझ तक पहुंचने में समय लगेगा। तड़ाक। ओह, यह ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, इसलिए मैं डॉट गन भी साथ ले आया हूँ। इस नुकीले सिरे से तेरे शरीर में घुस भी सकते हैं और इन पर वही जहर लगा है जो इन मधुमक्खियों के डंक में है। डॉट शरीर में घुसते ही जैकी चीख मार कर गिर पड़ा। आहा, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मुझ पर लकवे का असर सा हो रहा है। ठीक समझा तू, अब तू हिल भी नहीं पाएगा और तेरे मेरे डॉट आराम से तेरे प्राण हल लेंगे। डॉट जैकी के शरीर तक पहुंचने के लिए चले तो ज़रूर, लेकिन जैकी के शरीर तक पहुंचने से पहले ही एक चादर हवा में उड़ती है जैकी और डॉटो के शरीर पर आ गिरी, और अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने लगभग जैकी को लगभग लगवा कर शरीर को स्टोर रूम के अंदर खींच लिया। यह है क्या? कौन है अंदर? मैं हूँ, और अब तुम बताओ तुम कौन हो? धमाम, सुपर कमांडो ध्रुव। मैं हूँ तुम्हारी मौत। ये मधुमक्खियाँ मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, और किस्मत देखो कि तुम खुद ही यहीं आ गए। अब मैं सिर्फ एक सीटी बजाऊंगा, पूरे अस्पताल में फैली मधुमक्खियाँ सीधी यहीं पर आकर तुम पर टूट पड़ेंगी, क्योंकि उनको तुम पर ही हमला करने के लिए सताया गया है। ओह, चारों तरफ से मधुमक्खियाँ मुझ पर मेरी तरफ आ रही हैं। कुछ ही पलों में ये मुझ तक पहुँच जाएंगी। मुझे भागना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा इंतजाम कर दूँ कि तुम भाग नहीं पाओगे। धड़ाक। अब तक मधुमक्खियाँ ध्रुव के काफ़ी पास आ चुकी थीं, और ध्रुव के पास भी स्टोर रूम में घुसने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उफ, बाल बाल बचा। पर तुम कौन हो? इतना तो मैं समझ गया हूँ, तुम जुपिटर सर्कस के ही हो, पर तुम मुझसे छिपना क्यों चाहते हो? इसको पहचानते हो ध्रुव? ये तो हार्लिक की मीठी लॉलीपॉप है,
मेरी फेवरेट, अब तो मिलती नहीं है। बचपन में मुझको अंकल जैकब ला कर दिया करते थे, जुपिटर सर्कस के मालिक अंकल जैकब। उनकी जेब में हमेशा कम से कम 10 लॉलीपॉप। ओ गॉड, कहीं आप अंकल जैकब तो नहीं? हाँ ध्रुव, मैं जैकब ही हूँ, तुम्हारा अंकल जैकब, जो प्रतिशोध की ज्वाला में सुपर कमांडो ध्रुव की देखभाल कर रहा था। जैकब, अंकल जैकब, आप जुपिटर सर्कस की आग से कैसे बच गए? अगर जिंदा थे तो तुम मुझसे मिले क्यों नहीं अभी तो? और अभी मुझसे बचकर क्यों भाग रहे थे? ये जिंदा रहना भी कोई ज़िंदगी है बेटे? जुपिटर सर्कस की आग ने मेरी दुनिया ही जला कर राख कर दी है। रिश्तेदारों से भी बढ़कर मेरे साथी कलाकार और बच्चे जैसे सारे प्यारे जानवर इसी आँख में राख बन गए। इसे मारने वाले थे ग्लोब सर्कस वाले। बचता तो मैं भी नहीं, लेकिन शायद मेरी जीवन रेखा की थोड़ी सी लंबाई अभी बची हुई थी। इसलिए तो जब मैं आग में घिर कर चुका था तो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लपटों के शोर में और आग से डरकर अपना पिंजरा तोड़कर भागते हुए जानवरों की चीख पुकार में मेरी आवाज़ कोई नहीं सुना था। उस वक्त आग की लपटों को चीरता हुआ किंग मेरे पास आ पहुंचा और मुझे जलती हुई आग से निकालकर समुद्र की दूसरी तरफ ले गया। शायद मुझे आग से बचाने का यही एक रास्ता समझ में आया। समुद्र तट के मछुआरों की कुछ नावें बंधी हुई थी। किंग ने उनमें एक नौका खोलकर उससे मुझे टिका दिया और उस नाव में बैठ गया। तब तक मैं दर्द से बेहोश हो चुका था और नाव ज्वर के कारण समुद्र में तैरती चली गई। जब मुझे होश आया तो कितना समय निकल चुका था पता नहीं, लेकिन शायद दोपहर हो रही थी। लेकिन नाव में एक यात्री बढ़ गया था। काकातुआ अभी अपने पिंजरे से आज़ाद होकर मुझे ढूंढता हुआ नाव पर आ बैठा था। और इस वक्त अगर काकातुआ ना आता तो मैं जिंदा नहीं बचता, क्योंकि उस वक्त काकातुआ ने उड़कर पास से गुजरते एक जहाज़ को ढूंढ निकाला। किस्मत की बात थी कि जहाज़ मॉरिशस जा रहा था, मेरे वतन मॉरिशस। मैं मॉरिशस का रहने वाला हूँ। कई दस्तावेज़ों पर मेरा स्थायी पता मॉरिशस का ही है, पर मेरा वहाँ भाई रहता था। इस तरह उसने मुझे बचा लिया और उसने मुझे अपने घर तक पहुँचा दिया। मेरे भाई को समाचार पत्रों के माध्यम के जरिए जुपिटर सर्कस की तबाही का सारा किस्सा और कारण तो मालूम हो गया था, लेकिन फिर भी उसको शक बना रहा कहीं इस कांड में मेरी हत्या के लिए कोई रचा ना गया हो। इसलिए उसने किसी और को मेरे जिंदा बचने की सूचना नहीं दी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पूरा दायां अंग बुरी तरह झुलस गया था। मेरे बूढ़े शरीर को पूरी तरह ठीक होने में 2 साल से ज़्यादा का समय लगा और ताकत वापस आने में 1 साल। और इस दौरान मुझे तुम्हारी खबर समाचारों के ज़रिए मिलती रही। तुम्हारा हर कारनामा मेरे सीने को और चौड़ा कर देता था। मैं तुमसे मिलने का प्रोग्राम बना ही रहा था कि तभी क्षितिज पर एक नया तूफान मंडराने लगा। जब मेरे भाई ने मुझे वह सामान दिखाया जो सर्कस के जले मलबे से निकला था, जिसे भारतीय अधिकारियों ने मेरे स्थायी पते पर यानी मेरे भाई के पास भिजवा दिया था, उसी सामान में छोटा सा बक्सा था जो शाम के हाथों में उस वक्त था और जिस वक्त मुझे घायल अवस्था में मिला था, और जिसे मैंने कभी खोलकर इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसके बारे में भूल चुका था। बक्सा, पिताजी का बक्सा, क्या था उस बक्से में? और पापा आपको घायल अवस्था में कहाँ पर मिले थे? किसने घायल किया था उनको? लेकिन जवाब से पहले ही कोई जवाब दे पाता, भारत ही चीखों की आवाज़ ने ध्रुव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओहो, मेरे छिप जाने के कारण मधुमक्खियों ने बाहर के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। मुझे जाना होगा अंकल, वरना मेरे कारण कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इन मक्खियों को नष्ट करना होगा, लेकिन मैं इनको नष्ट कैसे? वह अस्पताल के बाहर बनी कैंटीन, यहीं पर मक्खियों को ले जाना होगा। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए अंकल जैकब। आपके दस्ताने, हैट और ओवरकोट ले जाओ ध्रुव। वैसे भी मेरे हाथ पैरों में अभी इतनी ताकत वापस नहीं आएगी मैं अपने आप को यहाँ से हिला सकूँ। जब ध्रुव स्टोर रूम से बाहर निकला तो वह मक्खियों के लिए तैयार था और मक्खियाँ भी उसके लिए तैयार थीं। अब मेरा पहला काम आसपास की फैली मक्खियों को अपने पीछे लाना है। यह काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन मक्खियों को मुझ पर हमला करने के लिए सजाया गया है। मुश्किल तो काम इन मक्खियों के डंक को रोकना है। इसके लिए ओवरकोट, हैट मेरी मदद करेंगे, लेकिन मुझे भी इस रेस में मक्खियों से आगे ही रहना है। थपो, और इस काम के लिए स्ट्रेचर की मदद ली जा सकती है। मरीजों को उतारने के लिए बने रैंप पर स्ट्रेचर तेज़ी से नीचे फिसलने लगा। वो स्ट्रेचर की गति बहुत तेज़ हो गई है। मैं अगले मोड़ पर स्ट्रेचर को मोड़ नहीं पाऊंगा। स्ट्रेचर रेलिंग से टकराएगा और हवा में उड़ता हुआ नीचे पहुंच जाऊंगा। स्टार लाइन फेंक कर पाने का वक्त नहीं है, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी नहीं है। अब यह स्ट्रेचर से गिरी चादर ही मुझे बता सकती है। इसके चारों कोनों को पकड़कर इनको पैराशूट का रूप दिया जा सकता है। इसकी मदद से आवाज़ से नीचे उतरा। मैं कैंटीन के सामने से ही उतरा हूँ। फिलहाल सारी मक्खियाँ अभी थोड़ी पीछे रह गई हैं। अब यहीं पर उन मक्खियों की चिता बनेगी। शायद इकट्ठा करने वाला तो धुआं करके मक्खियों को भगाते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद धुआं करने का इंतजाम ना हो, पर आग का इंतजाम ज़रूर होगा। वहाँ कैंटीन खाली है, सभी मक्खियों से डरकर भाग चुके हैं। मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। ध्रुव ने सबसे पहले कैंटीन के किचन में घुसकर गैस चूल्हों के बर्नर
को पूरा खोल दिया। इस किचन में ज्वलनशील गैस तेजी से भरने लगी और मधुमक्खियाँ किचन के खिड़की से आने तक ध्रुव खिड़कियाँ बंद कर चुका था। मुझे मक्खियों को किचन में ही रोक कर रखना है, इसलिए जब तक यहाँ पर रोक रखना है जब तक इस गैस पानी में भरा ड्रम मेरी मदद करेगा इसमें घुसना होगा। हाथ में गैस लाइटर लेकर ध्रुव पानी से भरे ड्रम में घुस गया और कुछ ही सेकंडों में किचन मधुमक्खियों से पूरी तरह भर गया था। लगभग 50 सेकंड हो चुके थे। अब तक किचन में कुकिंग गैस पूरी तरह भर चुकी होगी और सिलेंडर यानी खाली हो गया, यानी आग लगने पर कोई विस्फोटक नहीं होगा और आग लगने का समय आ गया है। गैस लाइटर चलाते ही चिंगारी फूटेगी और पूरा किचन आग की लपटों से भर जाएगा। मक्खियों को मरने में एक पल से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले कि आग की लपटें मेरे शरीर को आँच पहुँचाएँ, मेरा गीला शरीर कांच तोड़ता हुआ सुरक्षित बाहर आ गिरेगा। चलो, मधुमक्खियों का आतंक तो ख़त्म हुआ। अब अंकल जैकब की खैरियत पूछी जाए, कहीं मैं बियर्ड होश में ना आ गया हो। लेकिन स्टोर रूम के बाहर पहुंचकर ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। ओह, बियर्ड तो यहाँ से गायब हो चुका है। इतनी जल्दी उसे होश कैसा है? कहीं उसने हंसाया अंकल जैकब को? लेकिन स्टोर रूम में घुसती ध्रुव की जान में जान आ गई। ओह, आप ठीक है अंकल? मैं तो समझा था कि बियर्ड ने होश में अपने आप को। खैर छोड़िए, आइए मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। अब खतरा ख़त्म हो चुका है। नहीं ध्रुव, खतरा भी मौजूद है। यह सब मुझे मारने के लिए किया गया है ताकि मैं तुमको कुछ भी ना बता सकूँ। अभी तक तो मैं तुमसे इसलिए छुप रहा था कि कहीं अपने पिता श्याम के बारे में सच्चाई जानकर तुमको आघात ना पहुँचे, और मैं लूका को भी यही बताने से रोकना चाहता था। पर अब अगर मैं तुमको कुछ भी बताए बगैर मर गया तो फिर सच्चाई तुमको कहीं से भी पता नहीं चल पाएगी। पिताजी के बारे में सच्चाई क्या आप जानते हैं? क्या उनका नाम रघुवंशी था, श्याम नहीं? सुनो, मैं तुमको सारी बात सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। 25 साल पहले की बात है। उस वक्त जुपिटर सर्कस के शो कई बड़े देशों में होते थे। इस बार हमारा सर्कस फ्रांस के शहर लियोन में चल रहा था। मेरा एक बहुत सा प्यारा सा घोड़ा था, सीजर। हर सुबह मैं उस पर बैठकर सैर के लिए जाता था। दोनों की वर्जिश हो जाती थी। उस दिन सुबह मैं सीजर को नदी में पानी पिला रहा था। एक नदी का पानी लाल होने लगा। सीजर कोई घायल बहता हुआ इधर आ रहा है, जिंदा है या मर गया है? और मैं उस वक्त उसे नदी से बाहर खींच लिया। ये तो जिंदा है, लेकिन यह तो भारतीय लग रहा है। लेकिन कोई गोली इसके सर को छूती हुई निकली है। अगर इसको तुरंत ही डॉक्टरी सहायता ना मिली तो ये मर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, वे मुझे मार डालेंगे, बचा लो। इतना बोलते बोलते वह जवान बेहोश हो गया। मैंने तुरंत उसको सीजर पर लाद दिया ताकि मैं उसको डॉक्टरी सहायता पहुंचाकर उसकी जान बचा सकूं। उसके हाथ में थमी संगचूकी भी मैंने सीजर पर बांध दी और वहाँ से उसको मैं लेकर चलने वाला था। तभी झाड़ियों के पीछे मुझे कुछ लोगों की बातें की आवाज़ सुनाई पड़ी। तुमने ही तो कहा था कि वह हमको दिखे या पुलिस को उससे पहले दिखे वही उसे गोली से उड़ा दे। उस समय तो मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारा निशाना इतना कच्चा है। अगर वह बच गया तो सतर्क हो जाएगा और उसको पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर कुछ अपराधी टाइप लोगों से बातें कर रहा था। बातचीत फ्रेंच में हो रही थी, लेकिन फ्रेंच भाषा मुझे आती थी, इसलिए मैं उनकी बातें समझ रहा था। मुझे आभास हो गया कि घायल भारतीय युवक के खिलाफ अपराधी और पुलिस ने मिलकर कोई षड्यंत्र रचा है और अगर यह युवक उनके हाथों में आ गया तो तुरंत मारा जाएगा। अब मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसी शाम जुपिटर सर्कस के फ्रांस के जहाज़ को भारत रवाना होना था। उस युवक को फ्रांस में छोड़ जाने का अर्थ था उसकी सतरिया मौत। मैंने उसको भारत ले जाने का फैसला कर लिया है कि जब तक वह ठीक हो जाए तो मुझे अपनी कहानी सुना सके, फिर मैं उसके अनुसार काम कर सकूं। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया, क्योंकि भारत में अपने जहाज़ में छिपाकर उस युवक को भारत तो ले आया, लेकिन उसके समय के साथ साथ उसका घाव ठीक हो गया, पर सिर में गोली लगने के कारण उसकी याददाश्त जाती रही और अपनी असली नाम भी मुझे कभी नहीं बता पाया। और मैंने उसे एक नया नाम दिया, श्याम, और वह एक महान कलाबाज बन गया। और वह जिया भी जुपिटर सर्कस के लिए और मरा भी जुपिटर सर्कस के लिए। इस दौरान कई सारी परेशानियों के कारण इस बक्से के बारे में एकदम भूल गया जो श्याम के हाथों में था। यही बक्सा भारतीय अधिकारियों ने मॉरिशस मेरे भाई के पास भेजा था। दोस्तों, यहीं से डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव जो आने वाला है उसकी कहानी पलटेगी। जब फ्रांस में घायल हुआ था, याददाश्त खो गई और ध्रुव पैदा हुआ, लेकिन अब कहानी ज़रा पलटने वाली है। व्हाट इफ़ के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें, लेकिन खैर वो तो हमें उस सीरीज़ में ही पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था उस बक्से में अंकल? उस बक्से में कुछ कपड़े थे, थोड़े फ्रांसीसी पैक से यानी फ्रैंक, और एक फ़ोटो। हाँ, एक फ़ोटो जिसमें श्याम एक लगभग 30 वर्ष के आदमी और 25 वर्ष की महिला के साथ खड़ा हुआ है। आगे व्हील चेयर पर एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में एक विशाल और भव्य घर भी था। मैं समझ गया कि जरूर श्याम के संबंधी होंगे। 25 वर्ष पहले हुई घटना ने मेरे दिमाग में एक बार फिर
बुलाने लगी। साथ ही साथ श्याम के संबंधियों को यही बताने की इच्छा हुई कि श्याम का एक बेटा भी है। मैं तुरंत लियोन के लिए रवाना हुआ एक खरीदी हुई शिप पर। वहाँ पर श्याम के साथ हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए मैं किंग और काका तुआ को साथ ले गया। काका तुआ को मैंने फ्रांस में ही खरीदा था, क्योंकि वह अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी भी समझ लेता था। उससे मुझे काफ़ी मदद की उम्मीद थी। मेरे पास श्याम के संबंधियों को ढूंढने के लिए एक सूत्र था, वह आलीशान मकान। लियोन पहुंचकर उस मकान को ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उससे पहले भी मैं एक एस्टेट नुमा मकान में घुसता चला गया। मेरी नज़र उन दोनों व्यक्तियों पर पड़ी जो पुलिस के साथ साथ पिस्तौल के लिए शाम का पीछा कर रहे थे। इतने सालों बाद मैं उनको पहचान गया और उनके एस्टेट के अंदर खुलेआम घूमते देख मेरा माथा ठनक गया। मैंने भी कुछ देर कहने से पहले सुनने की ठान ली और काका तुआ की सारी बातें सुनने के लिए एस्टेट के अंदर भेज दिया। और उसी से मुझे पता चला उस योजना का जो तुमको मारने के लिए बनाई जा रही थी। कैसी योजना? जो मुझे मारने के लिए क्यों? बस जितना बोलना था तू बोल चुका बूढ़े, और मुझे तेरे बारे में जितना जानना था मैं जान चुका। अब तू कभी नहीं बोलेगा। लूका यानी वही नकाबपोश, पर ये स्टोर रूम में छिपा क्या कर रहा था? और ये लूका आखिर है कौन? इससे पहले कि जैकब को जवाब दे पाता, लूका के कमानवीय शक्ति से भरे वार ने उसके होशोबाज छीन लिए। ताड़! अंकल जैकब, तूने अंकल जैकब पर हाथ उठाया। उसका हर्जाना तुमको अपना मुंह तोड़कर चुकाना होगा। इतनी हिंदी तो मैं भी समझ लेता हूँ कि तेरी धमकी का मतलब समझ लूँ, इसलिए मैं यहाँ मुंह तोड़वाने नहीं, तेरा मुंह बंद करने आया हूँ। ध्रुव लूका की अमानवीय शक्ति का पूरा अंदाजा था। इसने गोरिल्ले किंग तक को पीट पीट कर घायल कर दिया था। मुझे इसके बारों से बचना होगा, वरना मेरे लिए एक दो बार ही बहुत होंगे। ध्रुव लूका के बारों से बच तो रहा था, लेकिन सामानों से भरे स्टोर रूम में बचने की जगह बहुत कम थी। और लूका का शिकंजा उसकी गर्दन पर आ कसा। एक कार्टन से टकरा गिरा ध्रुव, लेकिन इससे पहले कि लूका घुसा ध्रुव की खोपड़ी के टुकड़े कर देता, टनाक! जैकब के वार ने लूका के हाथ रोक लिए। ओहो, बड़ी सख्त जान है तू बूढ़े, बड़ी जल्दी होश में आ गया। लेकिन मैं तुम दोनों को एक साथ संभाल सकता हूँ। लूका के हाथ में एक लंबा खंजर चपका और जैकब को समझ पाने से पहले उसके पेट उसके खंजर में जा घिसा। खचाक! इस दृश्य ने ध्रुव के उसके सोचने समझने की ताकत छीन ली। ताड़! अब तू हत्यारा बन गया लूका, और हत्यारों को ध्रुव कभी नहीं छोड़ता। अब ध्रुव लूका पर भारी पड़ रहा था। लूका की कैप्सूल खाने के कारण कोई अमानवीय शक्ति भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। ओहो, इस वक्त इसको मारने की बात तो दूर, मैं अपनी जान बचा लूँ तो काफ़ी होगा। इससे दोबारा निपट लूँगा। ये जैकब को घायल देखकर पागल सा हो गया है। फिलहाल यहाँ से भाग निकलने का एकमात्र रास्ता यही है। लूका उसी रोशनदान के रास्ते बाहर निकला जिससे वह अंदर आया था, और ध्रुव लूका के पीछे नहीं जा सका क्योंकि जैकब को हाल दिखना था। घबराइए मत अंकल, चाकू मैंने निकाल दिया, आप अस्पताल में ही हैं, मदद मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव मदद के लिए किसी को बुला पाता, स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यह क्या गड़बड़? यह क्या? तो तुमने उस आदमी को मार डाला ध्रुव? मैंने उस आदमी को मारा नहीं है, उसको तुरंत बचाया है। उसको तुरंत खून की ज़रूरत है। इसके सवाल करने की बजाय तुरंत डॉक्टर तक पहुंचाओ। वह तो हम करेंगे ही, लेकिन हाथ में खून सना चाकू, फर्श पर एक घायल बूढ़ा, कमरे में किसी और का ना होना, यह सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। आई एम सॉरी, पर मुझे तुमको हिरासत में लेना होगा। कमिश्नर राजन को सिटी हॉस्पिटल पहुंचने में देरी लगी और मेरे हाथ में चाकू देखकर इंस्पेक्टर ने मुझे ही मुजरिम समझ लिया। पापा, तो ये सारी कहानी है। इस पूरी कहानी में मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर लूका ने जैकब को मारा है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद था? मुझे नहीं पता। उसके पास मकसद हो या ना हो, पर तुम्हारे पास जैकब को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा मकसद है ध्रुव। जैकब ने जुपिटर सर्कस के बीमे में तुमको बेनिफिशियरी बनाया था, यानी अगर जैकब नहीं रहता तो बीमे का पैसा तुमको मिलता। और अगर ऐसा हुआ भी, जैकब को मारकर तुम्हें बीमे का सारा पैसा तुमको मिला। ये मिला था ध्रुव को जुपिटर सर्कस की कॉमिक्स, प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स में। और अब जब जैकब जिंदा होकर वापस आया है तो जाहिर था कि उसका पैसे का पहला हकदार वही था। तुमने इस डर से जैकब को मार डाला कि तो कहीं वह तुमसे करोड़ों की संपत्ति वापस ना मांग ले। यह झूठ है पापा। मुझे आश्चर्य है कि आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। जो आज मैं कह रहा हूँ वही कल सरकारी वकील भी अदालत में कहेगा। इस वक्त मैं तुम्हारा पापा नहीं, पुलिस कमिश्नर हूँ। पुलिस सबूतों पर चलती है। अगर तुम लूका के स्टोर रूम में होने का सबूत दे सको तो शायद मैं तुम्हारी बात को सच मान लूँ। कैसा सबूत मांग रहे हैं कमिश्नर साहब? कुछ नहीं डॉक्टर, आप बताइए कैसी तबीयत है उस घायल बूढ़े की? कुछ कहा नहीं जा सकता, खून काफ़ी बह चुका है। यूँ समझ लीजिए कि अभी अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पर माफ़ कीजिएगा, कमरे के अंदर आते वक्त आप लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ गई। ध्रुव कातिल नहीं हो सकता। अभी कुछ देर पहले ही इसने अपनी जान देकर खेल कर कई लोगों को मधुमक्खी से बचाया, और इसकी बेगुनाही का सबूत लेकर मैं आया हूँ। उस घायल व्यक्ति के बाएं हाथ के नाखून के नीचे हमको एक त्वचा का टुकड़ा मिला है, जिसको जाहिर करता है कि शायद तभी नोचा गया होगा जब उसको चाकू लगा।
उस त्वचा पर उस बूढ़े की नहीं थी, लेकिन हमने उस त्वचा के डीएनए के प्रिंट करके उसको ध्रुव के डीएनए से प्रिंट मैच कराया था, और दोनों के डीएनए प्रिंट मैच नहीं हुए, यानी वह त्वचा का टुकड़ा ध्रुव और उस बूढ़े के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का है जो उस वक्त स्टोर रूम में मौजूद था। ओह थैंक गॉड। पर एक आश्चर्यजनक बात और पता चली है। हालांकि डीएनए प्रिंटिंग की पूरी मैचिंग में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन शुरुआती मैचिंग से बात स्पष्ट हुई है कि वे दोनों प्रिंट अलग होते हुए एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और ऐसा तभी होता है जब दोनों डीएनए वाले आपस में रिश्तेदार हों, यानी एक ही वंश के हों। यानी लूका मेरा रिश्तेदार है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मामला और चक्करदार होता जा रहा है। अगर लूका ध्रुव का रिश्तेदार है तो उसने ध्रुव को मारने की कोशिश क्यों की, और रघुवंशी एक हत्यारा है के आरोप में बावजूद भी उस पर कातिलाना हमला क्यों किया गया? और अगर उसको पुलिस पकड़ लेती तो वैसे ही उसको फांसी या लंबी कैद हो जाती। कहीं पर कोई गहरी साजिश रची जा रही है पापा, और इसी साजिश में मेरे पिता को खूनी बनाया गया है, फिर मुझे मारने की कोशिश की गई है। इस साजिश ने कई सवालों को पैदा कर दिया है, और अब अगर उनका जवाब पाना है तो मुझे जाना ही होगा फ्रांस। उसके शहर लियोन में या तो मुझे मिलेंगे मेरे सारे जवाब, या मिलेगी मौत। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार खूनी खानदान सीरीज़ कॉमिक्स यही समाप्त होती है। मैं आपको बता नहीं सकता इस कॉमिक्स से मैं कितना एक्साइटेड था। उस ज़माने की सबसे सुपरहिट कॉमिक्स में से एक थी है, बहुत ज़्यादा। इसके अगले पार्ट के लिए मैं एक्साइटेड था। तो दोस्तों, मिलेंगे अब इसके अगले पार्ट में, जिसका नाम है अतीत, जिसमें ध्रुव जानेगा अपने अतीत को। तो दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।